गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। गिनने का बेसिक तरीका क्या होगा। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का दो बेसिक रूल होता है, एक होता है एडिशन रूल और एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। एक होता है क्या, एडिशन रूल, और एक होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल। और एक होता है रिपीटेशन फॉर्म। वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अभी बेसिक दो रूल आएगा, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सबसे पहले ये समझिए कि एडिशन रूल कब यूज़ होगा। एडिशन रूल यूज़ होता है जैसे कि अगर हम लोग के पास दो वर्क दिया गया है, फर्स्ट वर्क एंड सेकेंड वर्क। फर्स्ट वर्क करने के तरीके हैं m, सेकेंड वर्क करने के तरीके हैं n। अगर ऐसा बोला जाए कि कोई एक काम कंप्लीट होने से काम कंप्लीट हो जाए, या तो पहला काम करें काम कंप्लीट हो जाए, या फिर आप दूसरा काम कर दीजिए काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि किसी एक वर्क के होने से वर्क विल बी कंप्लीटेड। इन दिस केस वी अप्लाई एडिशन रूल। उस केस में क्या लगेगा, एडिशन रूल लगेगा। कब, जब किसी एक काम के कंप्लीट होने से वर्क क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तब का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों काम कंप्लीट होने के बाद वर्क क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। इफ बोथ वर्क कैन बी कंप्लीट देन वर्क शुड बी कंप्लीट। वर्क तभी कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो यानी ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होगा, एडिशन रूल में क्या होगा कि वर्क्स आर इंडिपेंडेंट। वर्क्स आर इंडिपेंडेंट। जितने भी वर्क होंगे वो सभी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होगा कि वर्क्स आर डिपेंडेंट। सभी वर्क एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। किसमें, मल्टीप्लिकेशन रूल में। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफिनेशन में क्या, यहाँ लिख सकते हैं पहला एडिशन रूल। फर्स्ट क्या लिखेंगे, एडिशन रूल। लेट या वर्क can be complete by m way and other work can be complete by n way। पहला काम करने का तरीका है m, दूसरा काम करने का तरीका है n। इंडिपेंडेंटली। देन वर्क फर्स्ट और सेकेंड कैन बी कंप्लीट फर्स्ट और सेकेंड वर्क कैन बी कंप्लीट बाय m प्लस n वे। दैट इज क्या कह सकते हैं, दैट इज इफ एनी वन वर्क
can be complete then work should be complete consider work should be consider complete. वर्क शुड बी कंसीडर कंप्लीट। अगर कोई एक काम कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग का वर्क क्या माना जा रहा है, कंप्लीट माना जा रहा है, देन इन दिस केस वी यूज एडिशन रूल। इस तरह के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एडिशन रूल को यूज़ करेंगे। कब, जब कोई एक काम कंप्लीट होने से हम लोग का वर्क क्या माना जाए, कंप्लीट माना जाए, तब इस तरह के केस में हम लोग एडिशन रूल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई काम, दो काम हम लोग को दिया गया, एक वर्क है ये, एक वर्क है बी। अगर एक काम के कंप्लीट होने से वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो ही हम लोग क्या लगा सकते हैं, एडिशन रूल लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक प्लेस है ये, एक प्लेस है बी। ए से बी तक के जाने के 3 रास्ते हैं, ए से बी तक के जाने के 3 रास्ते हैं। और फिर अच्छा, और फिर बी से सी तक के जाने के 2 रास्ते हैं। तो ए से सी तक के जाने के कितने रास्ते होंगे, 3 × 2। ए से बी तक के लिए 3 और बी से सी के लिए 2। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, एडिशन रूल नहीं लग रहा है। एडिशन रूल में कैसा एग्जांपल हो सकता है कि सपोज एक स्टेज परफॉर्मेंस करना है बाय या बॉय और या गर्ल, या तो एक बॉय हो या तो एक गर्ल हो। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है 5 और नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 4। तो एक स्टेज शो करने के लिए या तो एक बॉय का ज़रूरत है या तो एक गर्ल्स का, कोई भी जाके स्टेज शो कर सकता है। तो टोटल पॉसिबल वे क्या हो जाएगा, उस केस में पॉसिबल वे हो जाएगा कितना, m+n, यानी कि 9 वे हो जाएगा। कब, जब कोई भी किसी के भी थ्रू वो काम किया जा सकता है, या तो वो बॉयज़ हो सकता है या तो वो गर्ल्स हो सकता है, तो पॉसिबल वे क्या हो जाएंगे, 9 वे हो जाएंगे। वही अगर एक बॉय और एक गर्ल्स दोनों मस्ट होने चाहिए, अगर दोनों मस्ट होने चाहिए तो टोटल वे हो जाएगा 5 × 4, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। तो सेकेंड फॉर्मेट क्या था हम लोग का, मल्टीप्लिकेशन रूल। सेकेंड फॉर्म क्या था, मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होगा कि एक वर्क दूसरे वर्क पे डिपेंड करेगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम
जब तक जितने पार्टिकुलर वर्क, जितने भी सब वर्क कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका वर्क कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उस केस में क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि लेट वर्क ए कैन बी कंप्लीट बाय एम वे एंड work B can be complete by n way। वर्क ये जो है वो कंप्लीट हो सकता है कितने तरीके से, m तरीके से। B कंप्लीट हो सकता है कितने तरीके से, n तरीके से। द वर्क इज completed only when both work is complete। जब दोनों वर्क कंप्लीट होगा तभी वर्क क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। देन नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एन वे, ठीक है। और कुछ हम लोग परमुटेशन का फॉर्मेट देखे थे, जैसे इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लिए अभी कि अगर मान लीजिए a से b तक का जाने का रास्ता 3 है और b से c तक का जाने का रास्ता 2 है, तो a से c तक का जाने का रास्ता कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, 6 वे बनेंगे। कुछ हम लोग परमुटेशन का फॉर्मेट देखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं पॉइंट वाइज क्या लिखेंगे कि इफ़ आर ऑब्जेक्ट बी अरेंज फ्रॉम n different object then possible arrangement is equal to होगा NPR and this is equal to क्या लिख सकते हैं, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा पॉइंट में ये लिखेंगे कि इफ़ आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट में ये लिखेंगे इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ऑल n ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं, देन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। कब, जब सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे तब। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड पॉइंट में कि इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी नॉट डिफरेंट, अगर सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ना हो या सभी लेटर्स डिफरेंट ना हो। थर्ड पॉइंट में क्या, इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट
दैट मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, रिपीट करेंगे। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स एनी लेटर या ऑब्जेक्ट इज मोर देन वंस, एक से अधिक टाइम्स आया हो, देन possible arrangement is equal to n factorial by factorial of repeated letter। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि इफ़ टोटल लेटर्स या टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने दिए हुए n, मान लेते हैं कि p ऑब्जेक्ट्स आर फर्स्ट काइंड, मान लेते हैं p ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट काइंड के हैं, q ऑब्जेक्ट्स आर सेकेंड काइंड एंड r ऑब्जेक्ट्स आर थर्ड काइंड। ये मान लेते हैं कि p ऑब्जेक्ट्स क्या है, फर्स्ट काइंड है, q ऑब्जेक्ट है सेकेंड काइंड के, और r ऑब्जेक्ट्स जो है वो थर्ड काइंड के। देन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा, देन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो उस केस में उसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा, n फैक्टोरियल टोटल आएगा बटा p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कब, जब कोई लेटर क्या होगा, रिपीट करेगा, जब कोई लेटर क्या होगा, रिपीट करेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा, बाकी हम लोग एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट देखे हुए थे जिसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे। जैसे देखिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, करें इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कमिटी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वे इन how many ways can be formed from the letter letters of the word कमिटी। कह रहा है कि इस वर्ड से कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड और बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स यार 2 4 6 8 9 लेटर्स का वर्ड है, जिसमें m इज़ ट्वाइस, m कितने बार आया हुआ है, 2 बार। t इज़ ट्वाइस, t भी कितने बार आया हुआ है, 2 बार। e इज़ ट्वाइस, e भी कितने बार आया हुआ है, 2 बार। और कोई लेटर्स जो 2 बार आया हुआ है, बाकी तो सिंगल टाइम है, सी भी सिंगल टाइम है, वो भी सिंगल टाइम है, आई भी सिंगल टाइम है। तो यही 3 लेटर से जो मोर देन 1 टाइम्स आए हुए, एक से अधिक टाइम्स कौन कौन आया हुआ है, एम, टी और ई। तो यहाँ लिख सकते देन पॉसिबल अरेंजमेंट
then possible arrangement इज इक्वल टू होगा कितना 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जो लेटर एक से अधिक टाइम्स आए हुए हैं, जो लेटर एक से अधिक टाइम्स आया उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा। तो 2 2 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट इक्वल टू पॉसिबल अरेंजमेंट कहने का मतलब हुआ पॉसिबल डिफरेंट वर्ड इज इक्वल टू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो इंटू 1, यानी कि 9 इंटू 5040, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120, फिर 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा 720 और 7 फैक्टोरियल का 5040, और ये गुना होगा कितना से 9 से, तो 0 9 36 के 6 3 और 45,360 इतने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, किसके थ्रू, कम्यूटिव वर्ड के थ्रू। एक फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन में जिसका डिनोटिंग साइन होता है NCR, यहाँ लिखेंगे कि if R objects be selected, R objects be selected from n different objects, then possible selection is equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial. It is denoted by NCR, एंड दैट इज़ क्या कहेंगे कि NCR इक्वल टू क्या होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये लिखा जाएगा। वैल्यू ऑफ r इज़ ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल n, r का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा n होगा। कब, जब r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, कहाँ से, n ऑब्जेक्ट में से, तो उसका ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा जाए तीसरा पॉइंट में, क्या लिखा जाए, if some objects or all objects will be select from n different object and different objects, then possible selection
then possible selection is equal to NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCN। NC0 मतलब हो गया एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करें, सम ऑब्जेक्ट में कम से कम एक आ जाएगा, तो यहाँ NC0 से ना लिख के NC1 से लिखते हैं, NC1 NC2 डॉट डॉट NCN। तो इसका जो समेसन होगा वो क्या होगा 2 to the power n माइनस 1। मतलब अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो उसकी पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा 2 to the power n माइनस 1। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या करें एग्जाम्पल में, करें ए पर्सन है 7 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वे कैन बी इन्वाइट वन और मोर नन ऑफ देम ऑफ डिनर। कर है क्या, अगर किसी व्यक्ति का 7 फ्रेंड है तो वह उसमें से एक या अधिक को रात्रि भोजन पे कितने तरीके से आमंत्रित कर सकता है। एक या एक से अधिक फ्रेंड को रात्रि भोजन पे कितने तरीके से क्या कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है। तो देखिए टोटल फ्रेंड की संख्या कितनी है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन हैज 7 फ्रेंड, आदमी के 7 फ्रेंड्स हैं, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन बी इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम, वन और more of them of dinner। डिनर्स के लिए कितने एक या एक से अधिक फ्रेंड को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है वो बताना। तो टोटल फ्रेंड की संख्या कितना दिया हुआ है 7, कम से कम एक फ्रेंड को इनवाइट करेगा तो उसके लिए 7 पार्टी देना होगा। तो उस तरह से पॉसिबल क्या हो जाएगा, लिख सकते पॉसिबल इन्विटेशन इज इक्वल टू 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 एंड लास्ट 7C7। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 to the power 7 माइनस 1। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 to the power 7 माइनस 1। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 128 माइनस 1 यानी 127। तो पॉसिबल इन्विटेशन कितना करना होगा उसको 127 इन्विटेशन करने पड़ेंगे। इसी टाइप से कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसको आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज 7F देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।